हम तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन उस तैयारी का क्या मतलब जो एग्जाम हाल तक जा ही ना सके। तो यहाँ पे हमारा आपसे उद्देश्य ये है कि हम आपको सही अप्रोच करंट अफेयर्स का क्या होना चाहिए उससे रूबरू करा सके। साथियों नमस्कार, मेरा नाम राजेश्वर है। श्रव आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स अब लगभग 40 से 45 दिन शेष रह गया है। तो इन दिनों में जो विद्यार्थियों को समस्या आती है उसमें मुख्य रूप से यह समस्या आती है कि किस तरह से हम बचे हुए समय को यूटिलाइज करें, स्टैटिक पार्ट का रिवीजन कैसे करें, मॉक टेस्ट को कैसे हैंडल करें, और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स हमेशा विद्यार्थियों के लिए एक चुनौती रहा है। कारण यह कि अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट जब एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जाता है तो यह पाता है कि उसने जो कुछ पढ़ा वो तो एग्ज़ाम में आया ही नहीं, और वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई जिसका उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। यूपीएससी में अक्सर ये होता है। तो इसकी जो मुख्य वजह है वो ये है कि हमारा जो अप्रोच होता है पढ़ने का, हमारा जो तरीका है करंट अफेयर्स का, वो ध्यान में नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हम एग्ज़ाम हॉल में फील करते हैं। तो आप जिस तरह से कि एग्ज़ाम की प्रकृति बदल रही है विगत वर्षों में, उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी को भी बदलना पड़ेगा। परंपरागत तरीके से तैयारी करने में जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो ये आती है कि हम तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन उस तैयारी का क्या मतलब जो एग्ज़ाम हाल तक जा ही ना सके। तो यहाँ पे हमारा आपसे उद्देश्य ये है कि हम आपको सही अप्रोच करंट अफेयर्स का क्या होना चाहिए उससे रूबरू करा सकें। साथ ही साथ आने वाले 15-20 दिनों में हम 20 के आसपास क्लासेस, 20 क्लासेस के आसपास लेकर के पिछले 1 से 2 ईयर्स के जो करंट अफेयर्स हैं, कंटेम्प्रेरी जो इशू हैं, उनको हम आपसे डिस्कस कर दें ताकि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जा सकें। हालांकि आपने इस पे काम किया होगा, मंथली मैगजीन के माध्यम से, मंथली जो न्यूज़पेपर्स या डेली न्यूज़पेपर्स के बेस पे आपने तैयारी को मजबूत बनाया होगा, लेकिन उन तैयारी को जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको रिकॉल करना और सही अप्रोच जो थीम बेस्ड करंट अफेयर्स की चीज़ें पूछी जा रही हैं उनको कैसे कैप्चर करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स को यूटिलाइज कर पाएँ। तो सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे ट्रेंड के बारे में। तो यहाँ पे आपके सामने ये सीन है कि 2019 से लेकर के 2025 तक विभिन्न विषयों में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं वो इस चार्ट के माध्यम से देखा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पॉलिटी का। पॉलिटी में ऑन एवरेज 15 क्वेश्चंस पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। हिस्ट्री, यहां पर भी 2014 में 8 क्वेश्चन पूछा गया, सबसे कम, और 2025 में 16 क्वेश्चंस, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 15 प्लस क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, इन दोनों को अगर हम देखें तो ये पाते हैं कि 25 to 30 क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछा गया है। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी दोनों को हम साथ लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो वहाँ पे ओवरलैप करते हैं, तो उनको उसी के हिसाब से। आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी से ओवरलैप होता है। तो कहने का मतलब कि जो सेगमेंट ओवरलैप होते हैं उनको हम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके, या कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम अगर उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी थीम अगर कहीं और से अटैच हो रही है तो आप उसको हैंडल कर सकें। जैसे पिछले साल ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, उसमें ये आइडिया ही नहीं लग पा रहा है किसी इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले पार्ट में देखा जाए या फिर साइंस वाले पार्ट में देखा जाए, तो इस चीज को भी हमें ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से भी 15 to 20 क्वेश्चंस पूछा जाता रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि इंडियन इकोनॉमी का बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो करंट अफेयर से एसोसिएट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरे
सिलेबस में पॉलिटी और इकोनॉमी दो ऐसा सेगमेंट हैं जिनमें करंट अफेयर्स वाले जो इनपुट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। हालांकि वो पार्ट ट्रेडिशनल होता है, लेकिन उसमें करंट अफेयर्स की वजह से या इवेंट की वजह से वो चीज़ें काफ़ी हाईलाइटेड हो जाती हैं और फिर उसी से एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। तो अभी हम आपको पेपर में दिखाएंगे कि किस तरह से कौन सी घटना महत्वपूर्ण थी और उस पर सवाल पूछा गया। तो अब बात करते हैं ये करंट वाले पार्ट की। तो इसको हम दूसरे मैप से देखते हैं, दूसरे बार ग्राफ से देखते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे 2019 से लेकर के 2025 में विगत वर्षों में करंट अफेयर्स का क्या ट्रेंड है। तो आप ये पाएंगे कि सीधे सीधे जो करंट से सवाल हैं 2014 और 25 दोनों में, वो तकरीबन 18 क्वेश्चंस हैं। ये मैं उन करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं जिनका लिंक सीधे करंट अफेयर्स से होता है, वो सीधे घटनाओं से होता है। बट यूपीएससी में आप ये पाते हैं कि बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिनको करंट नहीं बल्कि हम कंटेम्परेरी इशू के रूप में जानते हैं। अगर आप देखें तो तकरीबन 50 to 60 क्वेश्चंस होते हैं जो थियरी बेस होते हैं। बाकी सभी क्वेश्चंस वो कहीं न कहीं पिछले 1-2 सालों में चर्चा में रहा है और यूपीएससी उसे उठा करके उसको बेस बना करके उसके स्टैटिक पार्ट्स से सवाल बना देता है। तो इस तरह से वो करंट अफेयर्स विथ कंटेम्परेरी अफेयर्स विथ थियरी, ये तीनों चीज़ें इसमें एसोसिएट हो गई हैं। इसी मैकेनिज्म को हमें समझना होगा और आने वाले क्लासेस में हम इनको जोड़ करके आपको पूरी चीज़ों को रिवीजन, स्टैटिक पार्ट भी आपका इसी में रिवीजन हो जाएगा और उनमें हम उन बिंदुओं को स्टैटिक करंट अफेयर्स के माध्यम से हम उन स्टैटिक पार्ट में टॉपिक को समझ सकते हैं कि जो एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अब जरा देखिए, अब यहाँ पे क्या है यूपीएससी में करंट अफेयर्स की भूमिका, इसको हम इस तरह से समझें। जैसे हंड्रेड क्वेश्चंस, अब इस 100 क्वेश्चंस में सिक्सटी क्वेश्चंस ये आपका स्टैटिक पार्ट है, प्योर स्टैटिक, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि थियरी हो गया और इसकी थियरी से संबंधित जो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट थीम्स की है वो सारी चीजें यहाँ पे। दूसरा 20 क्वेश्चंस ऑन एवरेज, इसको आप 15 to 20 कह लीजिए, ये वो होते हैं जो प्योर करंट अफेयर्स हैं। प्योर करंट अफेयर्स इन सेंस कि वो प्रॉपर न्यूज में या इंफॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट रही है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज कोई इंपॉर्टेंट रही है, कोई प्लेस इंपॉर्टेंट रहा है, उससे सवाल बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि पिछले दिनों ईरान और यूएस को लेकर के हॉर्मुज काफ़ी चर्चा में है, तो हो सकता है कि हॉर्मुज जो आसपास का जो इलाका है, जो आइसलैंड है, उससे संबंधित आपसे सवाल पूछ ले। तो अब आपके लिए वो क्या चीज़ें हो गई, करंट अफेयर्स हो गया। बट आप ज्योग्राफी में भी तो हॉर्मुज को पढ़ते ही हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, तो वो आपका स्टैटिक पार्ट का मामला है, लेकिन वो करंट में चर्चा में था इसलिए वो महत्वपूर्ण हो गया। तो इस हिसाब से हमें जो पिछले 1-2 सालों में टॉपिक चर्चा में थे उसके बेस पर स्टैटिक वाले पार्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा हम लोग कहते हैं कंटेम्परेरी इशू। अब देखिए होता क्या है कि ऐसे इशूज जो उस समय चर्चा में थे, जैसे मान लीजिए कि आपसे हम बात करें जीएसटी की। जीएसटी, अब जीएसटी क्या है कि यह जो है अप्रत्यक्ष करों के प्लेस पर कंबाइंड करके सारे करों के स्थान पर एक कर प्रणाली जीएसटी के रूप में लागू की गई। लेकिन इस साल अगर जीएसटी से सवाल पूछे तो ये क्या हो गया, कंटेम्परेरी इशू हो गया। बिटकॉइंस काफी दिनों से चर्चा में है, लेकिन रेगुलेशन को लेकर के हमेशा कहीं न कहीं चीजें क्या है, चर्चा में फिर से आ जाती हैं, तो इसलिए ये आपका कंटेम्परेरी इशू हो गया। तो ये कुल मिलाकर के देखें तो 40 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जो रेलिवेंस हैं एग्जाम के लिए, यानी प्रश्न वो इंपॉर्टेंट होता है या वही प्रश्न बनता है
जिनकी रेलेवेंसी होती है। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो, वो प्रश्न बनाए ही नहीं जाते जिनका इंपॉर्टेंस ना हो, यूपीएससी में तो खास तौर से। तो इस तरह से अगर आप देखिए कट ऑफ जो जा रहा है आपका, पिछले साल का कट ऑफ आप देखिए 2025 का, यहां पे जनरल की कट ऑफ 92.66 है, ईडब्ल्यूएस 89.34, ओबीसी 92। आप जरा सोच के देखिए कि 50 क्वेश्चंस भी कट ऑफ नहीं जा रहा है। तो जहां पे 50 क्वेश्चंस कट ऑफ मान के चले, अगर हम मैक्सिमम जा रहा है 50 क्वेश्चन मैक्सिमम जा सकता है, तो वहां पे 30 to 40 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट विद्यार्थियों को इसमें चुनौती क्या आती है? चुनौती ये आती है कि वो किस तरह से चीजों को पढ़े। अब 1 साल की बात तो ठीक है, लेकिन 2 साल 3 साल की घटनाएं जो इंपॉर्टेंस थी या नहीं थी उस समय, उसको कैसे हैंडल करें? तो पहली बात जो आती है इसमें वो ये आती है कि इतना वास्ट सिलेबस होता है, लेंदी होता है, कौन सा डाटा, कौन सा फैक्ट यूपीएससी आपसे पूछना चाहता है ये आपको आइडिया नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इनको टैकल करना एक मुश्किल काम होता है। दूसरा चीज क्या है कि अगर आपने रेगुलर न्यूज़पेपर नहीं फॉलो किया है तो ये अनुमान लगा पाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन सी न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अब इन बचे हुए समय में आपने करंट अफेयर्स को पहले पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम एक लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं, तकरीबन 20 to 25 लेक्चर्स में हम सारे सब्जेक्ट से एसोसिएट करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का एक जो है लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो इस 2026 प्रीलिम्स को फोकस करते हुए ली जाएगी। तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होगी। अब देखिए जरा कौन कौन से टॉपिक हैं जहां पे इनका रोल है। सबसे ज्यादा तो जो आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से यहां पर 15 to 20 क्वेश्चंस का ट्रेंड आपने देखा ही है। तो इस वाले पार्ट में ज्यादा संभावना होती है करंट अफेयर्स की, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो आपका है भारतीय राज्य व्यवस्था का, पॉलिटी। ये दोनों मिला करके 30 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इसमें तकरीबन 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट बेस होते हैं। अब तीसरी चीज प्रौद्योगिकी। विद्यार्थियों के लिए ये बड़ी चुनौती उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि कितना भी पढ़ लो और ऐसा कहा जाता है कि साइंस के सवाल को एग्जाम में टैकल करना मुश्किल होता है। तो एक्चुअली यूपीएससी क्या करता है कि जो हमारा फंडामेंटल साइंस है वो भी टेक्नोलॉजी का पार्ट, अप्लाइड साइंस जिसको हम कहते हैं, वहां से सवाल बनाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक से अगर वो 15 क्वेश्चंस 12 to 15 क्वेश्चन साइंस में पूछ रहे हैं तो बायो वाले सेक्शन से आप मान के चलिए कि कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब इसमें भी कौन सी चीजें पूछी जाएंगी? तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला पार्ट होता है वो आपका मेडिकल टेक्नोलॉजी, चिकित्सा प्रौद्योगिकी। अब इससे संबंधित जितने भी बायो के फंडामेंटल्स हैं वो इससे एसोसिएट हो जाते हैं। दूसरी चीज यहां से जो पूछी जाती है एग्री टेक, यानी वो टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर में आपके लिए महत्वपूर्ण होती है और वो किसी न किसी वजह से हमेशा उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सारी चीजें चलता रहता है। इसी तरह से आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट टेक वाला पार्ट भी होता है।
इसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी, पर्यावरण, अब हम जब इस प्रॉपर इन सेगमेंट वाले करंट अफेयर्स को चर्चा करेंगे तो वहां पे हम इन पे डिटेल में बातचीत करेंगे। कला एवं संस्कृति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मैपिंग से संबंधित चीजें, कोई ऐसा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का जो प्लेस है जो खूब चर्चा में चल रहा है और वो आपसे सवाल उस प्लेस के बारे में आपसे पूछ ले। उसके बाद गवर्नमेंट की जो स्कीम है एंड पॉलिसी, इतने टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अब इसमें हम इसके इंपॉर्टेंस के आधार पर तकरीबन 25 लेक्चर आप मान के चलिए, तो इन सेगमेंट को हम कवर करेंगे। अब बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं कि पहला जो सेगमेंट हम आपके साथ कवर करने वाले हैं वो है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन है। जरा देखिए, इसमें मनी एंड बैंकिंग 7 क्वेश्चंस। मजे की बात यह है कि मनी एंड बैंकिंग का जो सिलेबस यहाँ पे इकोनॉमी में दिया हुआ है, सिलेबस क्या, सिलेबस तो दिया नहीं उन्होंने प्रीलिम्स में, बट मनी एंड बैंकिंग आपके मेंस में इसकी कोई चर्चा नहीं और प्रीलिम्स में इससे खूब सवाल हर साल पूछा जा रहा है। तकरीबन 7 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, कभी कभी तो 10 क्वेश्चंस भी इसी एक चैप्टर से पूछे गए। हालांकि ये अगर प्रीलिम्स के सिलेबस को आप देखेंगे तो ये पूरे सिलेबस का तकरीबन 40% पार्ट कवर भी करता है। दूसरा पार्ट है आपका पब्लिक फिनांस। पब्लिक फिनांस मींस जैसे आपका गवर्नमेंट बजट, बजटिंग, टैक्सेशन, है ना, और फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीजें से अटैच करके, हालांकि यहां से क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता था, केवल 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, लेकिन पिछले साल इस वाले टॉपिक से 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो इस वजह से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरी चीज आपका है सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को हम 3 पार्ट में देखते हैं। जैसे एक तो प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टेरिटरी सेक्टर। अब इस वाले पार्ट में हम बेसिकली एग्रीकल्चर को फोकस करते हैं और सेकंड इंडस्ट्री वाले पार्ट को, सर्विस सेक्टर थर्ड है। तो यहां से क्वेश्चन कम पूछा जाता है। अब जरा सोचिए कि इस वाले पार्ट में जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर पूरे मेंस के सिलेबस का 50% पार्ट कवर करता है, पूरे मेंस के सिलेबस। वहां पे अगर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर इकोनॉमी वाले सेक्शन से पूछे जा रहे हैं पेपर 3 में, तो वहां पे आप पाएंगे कि 5 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट अटैच होता है आपका एग्रीकल्चर से, ठीक है। बट प्रीलिम्स में यहां से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा भी जाता है प्रीलिम्स में वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, एग्रीकल्चर को लेकर के गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को लेकर के क्या चीज़ें चल रही है, एमएसपी को लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं, उससे संबंधित जो एग्रीकल्चर फिनांसिंग है उसको लेकर के जो स्कीम है, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखिए, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी अगर हम ये कहें कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं वो काफी एग्जाम में महत्वपूर्ण रहे हैं। हालांकि पिछले साल यहां से सवाल नहीं पूछा गया, केवल एक सवाल पूछा गया है, लेकिन इसके पहले के वर्षों में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस वाले सेक्शन से हर साल 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसमें जरा देखिए कि इसको हम अगर डिवाइड करें कि जो एक्सटर्नल सेक्टर है तो उसको हम
एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी बाह्य कारक। तो बाह्य कारकों में इनको रखेंगे। एक तो हम रखते हैं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। दूसरा विदेशी व्यापार। तीसरा बीओपी, भुगतान संतुलन। एफडीआई एंड एफआईआई, आप हालांकि इसको शेयर मार्केट के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, इसको हम महत्वपूर्ण जो हैं वो है एक तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ। ये तीन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं। बट अगर आप देखें तो एक और पढ़ सकते हैं आप, जैसे एक ब्रिक्स बैंक है, G20 है, नाफ्टा साप्टा, अनेक प्रकार के जो इंस्टीट्यूशन हैं। बट जो इंपॉर्टेंट है वो 3 है। क्योंकि अब देखिए जरा, आपने ये देखा होगा कि प्रीलिम्स परीक्षा में जो रिपोर्ट है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, बहुत सारे जो है इंडेक्स निकालते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि ये किस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई, तो उसमें इंडिया की रैंक क्या है, और इंडिया उन रिपोर्ट को पब्लिश करने में कौन कौन से पैरामीटर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यहाँ से मेरी जो राय है कि यहाँ से इस साल कम से कम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि विगत वर्षों में यहाँ से सवाल पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। तो इस तरह से अगर आप इसको हैंडल करते हैं तो ये वाला पार्ट की मैं चर्चा कर रहा था, एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और फिर आपका आता है आधारभूत जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस वाले पार्ट में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हो गया सड़क, तो इसमें हाईवेज और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली अलग हो गया, रेलवे, जहाजरानी और एयरपोर्ट और जो हमारी बंदरगाह है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, आधारभूत अवसंरचना। तो इन सारी चीज़ों पे सवाल 4 सवाल पिछली बार पूछा गया। तो ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें चूंकि ये आपका इंडियन ज्योग्राफी से भी ओवरलैप करता है, तो दोनों को किस तरह से कंबाइन करके पढ़ना है इस पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट जो टॉपिक है उसको हम रखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जरा देखिए कि आपके जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें इस पे ज़्यादा फोकस है, और यहाँ से पिछले साल कोई सवाल नहीं पूछा गया। अब इसमें हम क्या क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गई, और डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी, ये पार्ट यहाँ पे आता है। तो प्रीलिम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो ये हैं। तो इन वाले टॉपिक से सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अब जरा देखिए कि हमें करंट अफेयर्स भी इन्हीं टॉपिक से निकालनी है। इन्हीं टॉपिक की चीज़ें हमें जो पिछले 2-3 सालों में, अब देखिए इसका जो है फंडामेंटल क्या है, थियरी क्या है, और वो क्यों चर्चा में है, उसको लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो पिछले साल
भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों की प्रकृति क्या रही? तो अब जरा देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही है, निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बॉन्ड, हेज फंड्स, स्टॉक, जोखिम पूंजी। ठीक है ना? अब जब देखिए पहला सवाल बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस का क्वेश्चन है, आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे। दूसरा, रिजर्व बैंक की आय का स्रोत क्या है? अब ये क्वेश्चंस आपको इकोनॉमी से भी अटैच कर सकते हैं। आपका ये सवाल, जैसे इसमें इन्होंने कहा है कि इस संगठन के कार्य या संगठन किसके अधीन कार्य करता है? संगठन को। अब देखिए जरा कितना क्रिटिकल सवाल है ये, इसको इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है। अब इनमें से कोई एक गलत होगा, इनमें से तीनों में सही होगा तो दूसरे में भी तीनों में कोई सही होगा। अब इसके आधार पे आपसे सूचना सम्मिलित करने के बारे में पूछ रहा है, तो आपको तीनों बातें जानना महत्वपूर्ण है। एलिमिनेशन पद्धति यही फेल हो जाती है बच्चों। अब देखिए ये सवाल भी क्या है, देखिए पहला सवाल मनी एंड बैंकिंग, दूसरा सवाल मनी एंड बैंकिंग, तीसरा सवाल भी मनी एंड बैंकिंग, ये मनी एंड बैंकिंग। अब देखिए ये आपका है एग्रीकल्चर से, ठीक है, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और इसको आप ज्योग्राफी में देखिए, इंडियन ज्योग्राफी के तहत। या देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये करंट वाला मामला बन गया। संसद ने 2003 में खान और खनन विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त लाइसेंस नीलामी देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। तो अब ये देखिए, ये पूछा कब गया है? 25 के प्रीलिम्स में, 2023 में ये पास किया गया संसद के द्वारा। तो अब ये क्या है? कंटेम्परेरी इशू है, करंट नहीं कहेंगे इसको, कंटेम्परेरी इशू। ठीक है, अब देखिए यहां भी बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा गया, और ये भी आपका मनी एंड बैंकिंग और सर्कुलर इकोनॉमी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का हो गया। ये आपका पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक हो गया। पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सृजन करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं। उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करता है। तो ये भी क्या है? आपका पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है, सार्वजनिक वित्त, जिसमें बजट और टैक्सेशन वाली बातें की जाती है। तो कुल मिला के हमने शुरुआत के जो 8 सवाल आपको दिखाएं, ये 8 सवाल किससे हैं? मनी एंड बैंकिंग से हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आगे हम उन चैप्टर को देखेंगे, आगे प्रश्नों को भी हम डिस्कशन करेंगे कि जो प्रश्न आपके ट्रेडिशनल हैं और उस टॉपिक से किस तरह से एसोसिएट हो रहे हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे।